पार्लियामेंट्री जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और दूसरे एमएनएज हैं, उनको उनके ऊपर सज़ाओं की बारिश कर दी गई। वो केस बेबुनियाद और झूठे केस हैं। उन केसों में क्या कहा गया है? ये नहीं कहा गया कि हमारे कोई भी पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले रहे थे किसी किस्म की तोड़ फोड़ में। ये कहा गया है कि वह कमरे में बैठे थे और उन्होंने साजिश की कि जाके तोड़ फोड़ की जाए 9 मई को। और इस चीज़ की गवाही कौन दे रहे हैं? 2 पुलिसमैन, जो पुलिस वाले कमरे में बैठ के कहते हैं कि हम छुपे हुए थे ज़मान पार्क में। ये सारी गवाही है जिसके ऊपर सज़ाएं हुई हैं 10-10 साल की। और उसके बाद ये तो चलें, एक सज़ाएं हुई, हम इंशाल्लाह अदालतों में अपील करेंगे, झूठी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो जल्दबाजी की गई वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद समझा जाता है कि एक आज़ाद होगा अदारा, लेकिन उन्होंने क्या किया, और मैंने आज सेनेट की स्पीच में भी दोहराया कि वो अनफेयर लोग हैं, वो आज़ाद नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी स्याही जो थी उस जजमेंट पे, उन फैसलों पे अभी सूखी भी नहीं थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको नाअहल करार दे दिया। जबकि आइन और कानून क्या कहता है? आइन ये कहता है, आर्टिकल 63 है आइन का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है, और उसकी तशरीह भी बार बार हमारी अदालत उज़्मा ने की है। वो ये कहता है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस हो और एक कोई सज़ा हो जाए, जब तक वो सज़ा फ़ाइनल नहीं होगी, यानी जब तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं हो जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता, फाइनल फैसला नहीं दे देता, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डिस्क्वालीफाई, किसी को नाअहल नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतज़ार ही नहीं किया। जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस किया, अभी अपीलें भी नहीं फाइल हुई थी, तो साथ ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब है कि ये इंसाफ नहीं है। ये जो तेज़ी से काम हो रहा है, जल्दबाजी पे काम हो रहा है, ये एक स्कीम के तहत है। और स्कीम ये है कि अपोजिशन को ख़त्म किया जाए। स्कीम ये है कि जो अच्छे बोलने वाले हैं और जिनकी लोग बातें सुनते हैं वो इस ऐवान में ना बैठ सकें। मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि कैसा ऐवान है जिसके अंदर अपोजिशन ही ना हो। वो तो एक कोरस है जो कि सिर्फ एक ही गाना बजा सकता है, ना मुखालफत हो, ना चैलेंज हो, ना बहस हो। ये चाहते हैं इस किस्म का पार्लियामेंट, ये इनका इरादा है और ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों के फ़ैसलों के ज़रिए जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके पीटीआई को, जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके इमरान खान साहब को, तो इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि इनको सज़ाएँ दो और इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने सारे कॉलीग्स के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूँ, पीटीआई के बिहाफ पे वादा करता हूँ, इमरान खान साहब के कहने पे वादा करता हूँ। और वादा ये है कि चाहे हम इस ऐवान में, चाहे सेनेट में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़कों पे, चाहे लोगों के दिल में, हम इस अपोजिशन को ज़िंदा रखेंगे। हम बोलेंगे, हम बहस करेंगे, हम मुखालफत करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे इस हुकूमत की गलतियों को, और हम डटे रहेंगे। और मैंने पैगाम भी दिया है आज, और मैं इस आपके चैनल्स के ज़रिए भी पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान की हिकमत ये कहती है कि आप जो करोगे वही आप, उसी किस्म का आपके साथ सलूक होगा। जो आप बोगे, जो आप फसल लगाओगे, जो आप बीज बोगे, वही फसल आपके आएगी आपके सामने। सो मेरा पैगाम ये है कि इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे। आप हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, हमें डी नोटिफाई कर सकते हैं, आप हमें नाअहल कर सकते हैं, लेकिन जो
عوام کی آواز ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے, ہم یہ ساری مشکلات کو سامنا کریں گے, اور ہم اسی طرح سامنا کریں گے جس طرح عمران خان صاحب نے 2 سال سے جتنی یہ غلط اور جھوٹے مقدمے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. جس طرح وہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح کھڑے رہیں گے. شکریہ جی. عمران خان نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ بڑا زبردست سبق تھا. 5.5 مہینے اس مرشد کے گھر پہ میں رہا. اس نے ایک ہی بات سمجھائی کہ اعظم ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. اس طرح علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ ساری ڈسکوالیفیکیشن, ٹارچر, جیلیں, FIRs یہ ہمیں حقیقی آزادی سے نہیں روک سکتی. لیکن سوچنا یہ ہے, فیصلہ سازوں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں سے پھر واپسی کی کوئی صورتحال نہ ہو. اس لیے میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مودی کے ساتھ اس جنگ کے اندر اگر پاکستان بین الاقوامی طور پہ ابھرا ہے تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, اور وہ فائدہ عوامی تائید سے ہوتا ہے. مجھے NDU میں لوگوں نے پڑھایا کہ نیشنل سیکیورٹی میں جو ایلیمنٹ ہے اس کے سب سے پہلے ہے آبادی. 90% آبادی عمران خان ان کے دلوں کی حکومت کر رہا ہے. دوسری بات ہے معیشت. جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی. اس لیے نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں اس لیڈر کو, عوامی تائید کے لیڈر کو آزاد کیا جائے, اس کے ساتھ انصاف کیا جائے, اس کی اہلیہ کے ساتھ انصاف کیا جائے, ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ, اعجاز چودھری کے ساتھ, جناب چیمہ صاحب کے ساتھ, عمر چیمہ کے ساتھ, محمود الرشید کے ساتھ. آج عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھا. اگر اپوزیشن کو آپ ختم کر رہے ہیں تو کون سی جمہوریت؟ آج شبلی فراز اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر, کتنا بڑا قد ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اس بھونڈے طریقے سے تو آپ کیا توقع کرتے؟ احمد بچر صاحب پنجاب سے, اس کے ساتھ 4 MPO کو آپ ڈسکوالیفائی کرتے. عمر ایوب کے ساتھ 10 ہمارے MNAs کو ڈسکوالیفائی کرتے. یہ اچھا میسج نہیں ہے. خدا را اس ملک میں جمہوریت کی اساس کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, آئین کی حکمرانی کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر اپنے اس لیڈر کو باعزت طور پر اپنے ساتھ لانا ہوگا, تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. ہمارے لیے بڑے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں, اس خطے کے اندر چیلنجز ہیں, اس کو حل کرنے کا واحد طریقہ عمران خان ہمارے درمیان میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میرا پاکستان آگے بڑھے گا. بہت شکریہ. ابھی ایک بالکل میں ہاؤس کے اندر موقع نہیں ملا. جس طرح یہ چھوئی میں اپوزیشن تھی ویسی یہ چھوئی ہوئی حکومت بھی ہے. اتنے ان کے اندر اتنا تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہے اور ساری چیزوں پر یہ قبضہ چاہتے ہیں, اور عوام کہیں اور ووٹ دیتا ہے اور یہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو یہ ہوا ہے, جو سینیٹر شبلی فراز جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں, اور سینیٹر اعجاز چودھری, اور وہاں پر نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب صاحب, اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بچڑ صاحب, اور ہماری ریکارڈ خواتین جن کو سزائیں دی گئی ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو کسی پارٹی کی سزائیں دی گئی ہوں, اور جس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سارے لوگ ریکارڈ ووٹ لے کر آئے ہیں عوام کے. آپ چیک تو کریں ذرا, ریکارڈ چیک کریں کتنے کتنے ووٹ لیے انہوں نے. عوام نے بھرپور تائید کی ہے. اور سٹارٹ کیسے ہوا؟ پہلے تو ایک چلتی بلتی ابھرتی ہوئی اکانومی جو ہے, اس کے باوجود عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا.
फिर रिकॉर्ड केसेस बनाए गए इमरान खान के ऊपर, डबल सेंचुरी, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक आदमी को जिस तारीखी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तारीख में किसी को नहीं बनाया गया जो इमरान खान को बनाया गया है। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बावजूद पहले इन्होंने इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नहीं करवाए, वो बहुत लंबे अरसे तक वहां पे, और फिर जो आम इंतखाबात थे उसको वक्त पे नहीं कराया, 90 दिन के अंदर कराने थे, उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं हुआ। और जिस तरह से अली जफर साहब ने कहा कि यहां पर तो स्याही खुश्क नहीं और फैसले कर देते हैं, नायल कर देते हैं, उधर जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर अमल नहीं हुआ। फिर जाके इलेक्शन जब हुआ तो फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड वोट पड़ा इमरान खान साहब को, बावजूद इसके इंतखाबी निशान छीन लिया। बला बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, सब कुछ बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद, फिर भी उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। और यह पहला इलेक्शन था तारीख में जिसमें यह नहीं देखा गया कि जो हमारा उम्मीदवार है वो वोटर को ढूंढे। यह पहला इलेक्शन था जिसमें वोटर ने उम्मीदवार को ढूंढा कि किस पे इमरान खान ने हाथ रखे, रिकॉर्ड वोट लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, 180 सीटें जीती, 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन फिर आगे रद्दोबदल कर दिए नताज, फॉर्म 47 और सारा कुछ। फिर क्या हुआ, रिजर्व सीट्स जो जायज बनती थी वो भी ले ली। और फिर आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि बढ़ता क्या सिलसिला, और आज नाअहलियां और ये सजाएं, ना हक सजाओं का सिलसिला ना रुकने वाला चल रहा है, बेगुनाह लोग हैं, और इस सारे में निशाना इमरान खान है, बाकी तो बहाना है। निशाना इमरान खान है, उनकी फैमिली को, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें, जब वो जाती हैं मिलने के लिए वहां पे मुलाकात नहीं कराई जाती, और वो गर्मी में इतनी उधर बाहर बैठी होती। नेशनल हीरो है पाकिस्तान के इमरान खान, लिविंग लेजेंड, नेशनल आइकॉन, जिसने हमेशा हर मैदान में पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया। उनके साथ ये सलूक कि मैं यहां पे बात करूंगा कि इमरान खान को इस वक्त 9 महीने हो गए डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दे रहे, मेडिकल चेकअप की उनको जरूरत है। इमरान खान के जो जाती मौलज हैं उन तक रसाई 8 से 9 माह हो गए हैं, उनको वो रसाई नहीं मिल रही, और खान नीड्स मेडिकल चेकअप इमीडिएटली। तो यहां से हम डिमांड करते हैं, साथियों ने डिटेल में कानूनी निकात भी उठाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे अपने साथियों के लिए। एक बार फिर हम इजहार यकजहती भी करते हैं और भरपूर आवाज़ उठाएंगे। ये जो नाहक सजाएं हो रही हैं, हमारे सेनेटर शिबली फराज इस हाउस की अगर बात करूं, और एजाज चौधरी साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे है कि 14 अगस्त को क्या करने जा रहे हैं कि देखें, 14 अगस्त को हमने जिस तरह इमरान खान साहब ने हिदायत दी है, हम एहतजाज करेंगे और हम जश्न में भी शामिल होंगे, और अपने जो हमारे हकूक़ हैं पूरे पाकिस्तानियों के, उनके हक़ की बात करेंगे। क्या अंदाज क्या होगा सर? अंदाज तो हम नहीं बता सकते आपको, अंदाज तो बताएंगे आज़ादी के अंदाज, आज़ादी का एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा। पीटीआई का झंडा लोगों को ये बताएगी कि आप लोग किस तरीके से जुल्म कर रहे हो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। पाकिस्तान का झंडा ये बताएगी कि हम एक्चुअली आज़ाद हैं, लेकिन पीटीआई का झंडा ये बता रही हो कि आप किस तरीके से इस आज़ाद कौम को एक्चुअली मजलूम बना रहे हो। थैंक यू।